आज की तारीख में एक देश का अस्तित्व बदला है। जनता सड़कों पर आई तो प्रधानमंत्री को सड़क से निकलना भी नसीब नहीं हुआ। बांग्लादेश में कई हफ्तों से चली आ रही हिंसा का क्लाइमैक्स आज पूरी दुनिया ने देखा है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हवाई जहाज से शाम 5:36 पर दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी। वो जब भारत में थी तब ढाका में उनके आवास पर यानी कि पीएम आवास पर प्रदर्शनकारी खाना खा रहे थे, कोई स्विमिंग पूल का मजा ले रहा था तो सड़कों पर प्रदर्शन जश्न में बदल चुका था। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। दूसरी तरफ सेना ने सरकार की यूनिफॉर्म पहन ली है। अब बांग्लादेश में सेना ही सरकार है। सड़कों से पुलिस नदारद है और उनकी जगह सेना के जवानों ने टेक ओवर कर लिया है, यानी कि पूरा देश इस वक्त क्योस में है। आरक्षण के खिलाफ उठी चिंगारी ने सेना के लिए सत्ता की सीट को आरक्षित कर दिया। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से यह बताया कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले विदाई स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी और उन्हें फौरन वहां से निकलना पड़ा। वहीं इसी बीच वहां के सेना प्रमुख वकार उस जमान टीवी पर आए और लोगों से शांति की अपील की। जब बांग्लादेश में यह सब कुछ हो रहा था, ठीक उसी वक्त शेख हसीना एक विमान से भारत के लिए निकल चुकी थी। शाम 5:36 हुए और शेख हसीना इसी C-130J विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी। शेख हसीना भारत के रास्ते लंदन जा सकती हैं। कई राजनयिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। शेख हसीना जिस विमान से भारत पहुंची वो वायुसेना का एक परिवहन विमान है और इस विमान के कुछ देर भारत में रुकने की संभावना भी है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि अगर शेख हसीना भारत से लंदन जाएंगी तो इसी विमान का इस्तेमाल करेंगी या किसी दूसरी फ्लाइट का सहारा लेंगी। लेकिन इसके साथ साथ संशय इस बात पर है कि वो लंदन जा सकती है क्या, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लंदन ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देने से मना कर दिया है और यही वजह है कि इसी हिंडन एयरबेस पर जहां शेख हसीना ने लैंड किया अपने C-130J हर्कुलिस विमान में, वो अभी वहीं पर हैं। और इसी बीच से अजीत डोभाल भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हिंडन एयरबेस, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंडन एयरबेस पर अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जाहिर है कई बातों पर चर्चा हो रही है। एक बैठक भी हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से एस जयशंकर ने मुलाकात की। 15 मिनट तक वो मुलाकात चली, लेकिन उसके बाद ठोस क्या है ये सामने नहीं आया है। यानी कि सब कुछ जो है वो कयासों का दौर है। कयास इस बात की कि शेख हसीना का अगला स्पॉट क्या होगा। क्या भारत शेख हसीना के लिए एक हॉल्ट है, और अगर नहीं तो फिर शेख हसीना क्या भारत में पॉलिटिकल असाइलम लेने की कोशिश करेंगी। अगर नहीं तो क्या लंदन जो अभी तक उनको पॉलिटिकल असाइलम देने से इनकार कर रहा है, आखिर क्या लंदन पॉलिटिकल असाइलम के लिए उनको ओके करता है, या फिर शेख हसीना फिनलैंड जाती हैं। ये तमाम कयासों के दौर हैं जो इस वक्त शेख हसीना को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्टेटस क्या है शेख हसीना को लेकर कि उनकी आगे की मंजिल कौन सी होगी, वो अभी तक साफ नहीं है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर अजीत डोभाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे शेख हसीना से। वहां पर कुछ मिनट बातचीत के बाद अजीत डोभाल वहां से निकल गए और इस वक्त वो प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा हैं। ये बैठक CCS की चल रही है। CCS और उससे जुड़े वो मिनिस्टर्स जिनके ऊपर जिम्मा है CCS का, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें मौजूद हैं और इसके साथ ही अजीत डोभाल भी इसका हिस्सा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक जो अभी चल रही है और माना यह जा रहा है कि यह बैठक लंबी चलने वाली है। आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इस पूरी राजनीतिक एक्टिविटी पर मोदी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। एक एक तस्वीर को बारीकी से देखा जा रहा है और हां, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का अंदेशा लगातार बना हुआ है। 8% की माइनॉरिटीज यानी कि हिंदूज बांग्लादेश में लगभग हैं
और उनको उनकी सिचुएशन को भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसी को लेकर अपने काम में लगी हुई है। आप देखिए, बांग्लादेश जो है वो भारत का पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश में जो कुछ होता है उसका कम या फिर ज्यादा इंपैक्ट पड़ोसी मुल्क में भी देखने को मिलता है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं। हम तमाम एंगल्स पर केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है, यह भी कहा गया। बांग्लादेश के कट्टरपंथी पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी ने अपने समर्थकों से यह अपील की कि जिस देश में भी शेख हसीना शरण लेती हैं, वहां की बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किया जाए। इसको लेकर भी दिल्ली के बांग्लादेश एम्बेसी में सुरक्षा को टाइटन कर दिया गया है और इसी के साथ साथ तैयारियां चल रही हैं कि आगे क्या करना होगा। पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसा की नींव पड़ी। कुछ घंटों में देश के कई जगहों पर यह हिंसा फैलने लगी और खास तौर से बीते 1 महीने में कल का दिन रविवार का इसमें एक अहम और निर्णायक मोड़ साबित हुआ जब इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुछ ही घंटे के अंदर 100 कैजुअलिटीज हुई। अरबों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। ऐलान किया गया लॉन्ग मार्च टू ढाका का। अपील की गई लोगों से ढाका मार्च करते हैं। राजधानी ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने इस लॉन्ग मार्च के साथ पूरी तरीके से फिलहाल कब्जा कर रखा है। वहां के इंपॉर्टेंट ऑफिसेज में, वहां के पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंचे। लाखों लोग प्रमुख चौकियों पर इकट्ठा हो रखे हैं। आइए जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि बांग्लादेश में आखिर इस हिंसा की वजह क्या है, यानी कि इस हिंसा की नींव कहां से पड़ी और उसके बाद इस नींव ने उग्र रूप आखिर कैसे ले लिया। दरअसल रिजर्वेशन को, आरक्षण को फिर से लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंसा फैली। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में यह हिंसा भड़कने लगी, नाराजगी सामने आने लगी। 4 पुलिसकर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जान अब तक इस हिंसा में, इस वायलेंस में जा चुकी है। पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि आज सेना प्रमुख ने इस बात का ऐलान कर दिया कि कर्फ्यू हम हटा रहे हैं। बहरहाल देश में इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और खराब ना हो। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान लगातार पहुंचाया, आग के हवाले कर दिया। अब बांग्लादेश में जो हिंसा हुई, इसकी तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हैं। आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, स्क्रॉल करते रहिए, वहां पर आपको सड़क पर तमाम चीजें लिखी हुई नजर आएंगी। वो नारे जो वहां की आवाम इस वक्त लगा रही है, वो नारे वहां की आवाम जो सरकार की खिलाफत करते हुए कहना चाहती है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। इसी बीच आपको यहां की 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं और ये जो 2 तस्वीरें हैं वो हमारे 2 पड़ोसी देशों की हैं। इन दोनों तस्वीरों में महज अंतर है सिर्फ 2 साल का, यानी एक तस्वीर साल 2022 की है, श्रीलंका, और दूसरी तस्वीर आज के बांग्लादेश की है। यानी कि जो कुछ भी इन दोनों ही देशों में घटित हुआ वो सड़क पर संग्राम की तरह नजर आया। सबसे पहले पहली तस्वीर का जिक्र 8 जुलाई 2022 को श्रीलंका सरकार ने यह ऐलान किया कि देश दिवालिया हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है देश। तो हजारों की संख्या में श्रीलंकाई वहां के लोकल सड़कों पर उतर आए। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भवन को घेर लिया गया। गोटा गो गामा, यानी कि गोटबाया अपने गांव जाओ के नारे गूंजे। गोटबाया को भागना पड़ा। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वो कमरों में आराम करते, स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए उन तस्वीरों में नजर आए। जो दूसरी तस्वीर है उसमें काफी हद तक वो सिमिलैरिटीज दिखी, लेकिन ये तस्वीर श्रीलंका की नहीं बल्कि बांग्लादेश की है। तारीख भी बदली है, यानी 5 अगस्त 2024 की, जहां पर बांग्लादेश में बीते 2 महीने से जारी आरक्षण विरोधी आंदोलन देखते ही देखते बेकाबू हो गया। 300 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 4 लाख लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए। भारी आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ करते हुए प्रोटेस्टर्स पीएम हाउस में जा पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ
वो तस्वीरें आपके सामने। अब इसी बीच बांग्लादेश की सेना ने बांग्लादेश को कर लिया है टेक ओवर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आगे बांग्लादेश में सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा, इसको लेकर हर तरफ संशय की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि सेना की तरफ से एक ऐलान किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 10 मेंबर्स की एक इंटरिम गवर्नमेंट को प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही उसको लीड कौन करेगा, इसका भी नाम दे दिया गया। और साथ ही वो लोग जो ये इंटरिम सरकार चलाएंगे, उनके नाम भी सामने आए। लेकिन आप ये देखिए कि बांग्लादेश में सत्ता कौन संभालेगा, ये बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क होने के नाते और बांग्लादेश के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते होने के लिहाज से भारत के लिए ये न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि क्रूशियल भी है, चुनौतीपूर्ण भी है। क्योंकि यहां पर कुछ नेता ऐसे हैं जो प्री एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि कट्टरपंथी किस्म के हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। ऐसे में जो नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं वो कौन है? तारिक रहमान का नाम इसमें शामिल है। तारिक रहमान के साथ मोहम्मद यूनुस, शफीकुर रहमान, सलीमुल्लाह खान जो इस अंतरिम सरकार को लीड करने के लिए नाम के तौर पर प्रस्तावित किया गया, आसिफ नजरू, ये वो तमाम चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जिनमें से कोई भी एक बांग्लादेश की सत्ता संभाल सकता है। लेकिन इन सभी का कैरेक्टर काफी डिफरेंट है। मसलन तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन है। इनकी मां खालिदा जिया 1991 से 1996 और फिर 2001 से लेकर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। खालिदा जिया पर भारत विरोधियों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। खालिदा जिया ने 2024 के आम चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया था। तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस, जिनका नाम इस लिस्ट में काफी आगे है, गरीबों के बैंकर के रूप में इनकी पहचान है। 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना इन्हीं की तरफ से की गई। ये बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट पर लोन देते थे और लोन देने के पक्षधर रहे हैं कि इंटरेस्ट कम होना चाहिए, ऐसा लोन देना चाहिए। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना इनका हमेशा से मकसद रहा। साल 2006 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में बगावत के बाद अब बवंडर की स्थिति है। पूरा देश हिंसा में जल रहा है। जनता सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही है। इसके साथ ही क्रांति के शब्द सड़कों पर लिख दिए गए हैं, जिसका जिक्र अब से थोड़ी ही देर पहले मैंने किया। सड़कों पर वो नारे लिखे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं जो वहां पर मौजूद सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जिससे इस सड़क को पाट दिया है। ये इस वक्त आपको जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको प्रिंसेस डॉटर, डेमोक्रेसी, इसके साथ ही शेख हसीना गो बैक, ये तमाम तरीके के शब्द हैं, भावनाएं आप कहिए, ये भावनाएं हैं। वहां पर आंदोलन करने वाले उन छात्रों की रिजर्वेशन का जिक्र है। ये पूरी की पूरी सड़क है जिसको पाट दिया गया है उन शब्दों के साथ, वो शब्द जो इन प्रोटेस्टर्स के मन में है, वो आंदोलनकारी जो चाहते हैं हो। फियर का जिक्र किया गया है, डर की भावना पैदा की गई, ये लिखा गया है। इसी तरीके से पूरी सड़क पर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। बांग्लादेश की सड़कें जिस पर क्रांति लिख दी गई है। किसी भी देश में जब सड़कों पर संग्राम की स्थिति बनती है तब इसी तरीके के शब्द आपको नजर आते हैं। पूरा का पूरा हुजूम इसमें एक साथ जुड़ जाता है। आज बांग्लादेश की सड़क पर क्या क्या लिखा हुआ था, एक बार ध्यान से आप उसको सुनिएगा। इस पर लिखा हुआ है, एवरीवन हु डाइड वाज समवन्स एवरीथिंग, जो कोई भी मरा है वो किसी का सब कुछ था। फिर डैडीज प्रिंसेस नीड्स ब्रेक, पापा की परी को एक ब्रेक चाहिए। डेमोक्रेसी इज अ मिथ इन बांग्लादेश, यानी कि एक भ्रम है लोकतंत्र इस बांग्लादेश में। सेव बांग्लादेश, सेव स्टूडेंट्स, बांग्लादेश को बचाओ, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को बचाओ, यह भी इस सड़क पर लिखा गया है। फिर उसके बाद वी वांट ट्रू जस्टिस, हमें सच में न्याय चाहिए, यह भी इस सड़क पर लिख दिया गया है। फियर इज कंटेजियस, सो
इज करेज। फिर इसमें यह भी लिखा गया है जस्टिस डाइड इन आवर ब्रदर्स ब्लड, यानी कि न्याय की मौत हमारे भाइयों के खून के साथ खत्म हो चुकी है। ये तमाम बातें इन सड़कों पर लिख दी गई और यह है बांग्लादेश की कहानी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जहां पर तख्ता पलट यानी कि कू करने की कोशिश की गई, सेना ने जहां पर टेक ओवर कर लिया? आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पर तख्ता पलट हुआ है वो कहां कहां पर हुआ है? सबसे ज्यादा तख्ता पलट कहां कहां पर हुआ है? आइए आपको फुल स्क्रीन के जरिए दिखा देती हूं। नंबर्स आपको नजर आएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। इस तरफ आ जाती हूं। सबसे पहले मैं अफ्रीका की बात करूंगी क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा बार यानी कि 214 बार कूप की कोशिश की गई, 106 बार सफल रहे और 108 बार असफल रहे। इसके साथ ठीक ऐसे ही लैटिन अमेरिका 146 बार यहां पर तख्ता पलट की कोशिश हुई है। 146 बार की इन कोशिशों में 70 बार सफल रहे और 76 बार असफल रहे। उसके बाद है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में ये जो कोशिश है वो 49 बार हुई, 27 बार सफल रहे, 76 बार असफल रहे। ये नंबर्स ये बताते हैं कि किस तरीके की नाराजगी या फिर कूप की जब कोशिश होती है, जब सेना टेक ओवर कर लेती है और उसमें सफलता असफलता कितनी बार कौन कौन से देशों में मिली। अब मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में 44 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, 21 बार सफल और 23 बार असफल हुए। लैटिन अमेरिका के बाद, मिडिल ईस्ट के बाद अब यूरोप में 17 बार कू की कोशिश की गई, लेकिन इन 17 बार में 8 बार ये सफल रहे कू करने में, 9 बार ये असफल नजर आए। अब साउथ एशिया में 16 बार कू की कोशिश की गई और फिर 10 बार ये सफल रहे और 6 बार असफल रहे। ये वो तमाम देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा तख्ता पलट की कोशिशें हुई हैं और तख्ता पलट की कोशिशों में कई बार सफलता तो कई बार असफलता हाथ लगी है। ये जो तस्वीर है ये बांग्लादेश की है, ढाका की तस्वीर है, जिस लॉन्ग मार्च का मैंने जिक्र किया, लॉन्ग मार्च टू ढाका। लॉन्ग मार्च टू ढाका में इसी तरीके से ढाका की सड़कें लोगों से पटी हुई नजर आई। वो लोग जो विद्रोह कर रहे थे, वो लोग जो आंदोलन कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में जब भी कुछ होता है तो ऐसे में भारत पर उसका असर क्या होगा, भारत में जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके रिएक्शंस क्या होंगे। उसमें ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले उसका जिक्र कर देती हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये दो देशों के बीच का मामला है, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम करेंगे उसका समर्थन। जाहिर है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है और ऐसे में बॉर्डर सिचुएशन खराब ना हो, ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट मायने रखता है। लेकिन आज का दिन भर बांग्लादेश और बांग्लादेश में पनपी हुई स्थिति को समर्पित रहा है। इसीलिए आज 9 PM स्पेशल में बांग्लादेश में क्या कुछ घट रहा है उसी का जिक्र होगा। बांग्लादेश के इतिहास ने एक बार फिर से करवट ले ली है और 1975 जैसी हिंसा और तख्ता पलट की तस्वीरें बांग्लादेश के ढाका में दिखाई दे रही हैं। आरक्षण पर जो गदर मचा है उसी बीच बांग्लादेश में आज हिंसा ने एक भयानक रूप अख्तियार कर लिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज बेघर हो गई। बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया। हिंसा, आगजनी और उग्र होते आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई जब वो अपने पद से इस्तीफा दे रही थी, जैसे ही शेख हसीना ने देश को छोड़ दिया या यूं कहूं कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा, कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में जमकर उत्पात मचाया। ढाका में सबसे दुखद तस्वीर जो आज रही वो तस्वीर थी शेख मुजिबुर रहमान के मूर्ति तोड़ने की। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के बनने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, शेख मुजिबुर रहमान, जिनकी मूर्ति को किस तरीके से वैंडलाइज किया गया, हथौड़े से इस मूर्ति को तोड़ दिया गया,
ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता शेख मुजिबुर रहमान के स्टैचू को हथौड़ों से तोड़ दिया। ये है उसकी तस्वीरें और ये है उग्र आंदोलन करने वालों का वो उग्र रूप, जहां बांग्लादेश के बनने और बांग्लादेश के यहां तक पहुंचने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजिबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, उनकी मूर्ति को वैंडलाइज कर दिया गया। प्रदर्शनकारी ढाका में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर कुछ इस तरीके से तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। शेख मुजिबुर रहमान की मूर्ति के तोड़े जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगी और इसे बांग्लादेश के इतिहास की सबसे दुखद तस्वीर बताया गया। बांग्लादेश की राजनीति में शेख मुजिबुर रहमान का कुछ कद इस तरीके का था जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और इसीलिए शेख मुजिबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। लेकिन इन दो तस्वीरों की टाइमलाइन को आपको पहले समझना होगा। पहली तस्वीर आज की है जब तख्ता पलट के बाद शेख हसीना विमान के जरिए, पहले ये उनकी इस्तीफा देने की तस्वीरें आप देखिए, और उसके बाद जब वो बांग्लादेश छोड़ रही थी, अब की तस्वीरें बांग्लादेश उन्होंने छोड़ा, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। वहां से फ्लाई करके वो भारत पहुंची, और जो दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है वो 1975 की है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान शेख मुजिबुर रहमान समेत उनके परिवार के 18 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना के पिता शेख मुजिबुर रहमान और उनकी पार्टी आवामी लीग का बांग्लादेश के संघर्ष के लिए क्या योगदान रहा, किस तरीके से उनका तख्ता पलट हुआ, वो भी आपको बता देते हैं। शेख हसीना के पिता शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश बनने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की स्थापना की गई। उस दौरान ये भूमिका में नजर आए शेख मुजिबुर रहमान। बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अगुवा थे, और उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को आजादी दिलाई। बांग्लादेश में शेख मुजिबुर रहमान के नाम, शेख मुजीब के नाम से भी जाने जाते हैं शेख मुजिबुर रहमान, और उनको बंगबंधु की पदवी से सम्मानित भी किया गया है। बांग्लादेश बनने के 3 साल बाद ही 15 अगस्त यानी कि 1975 को तख्ता पलट के दौरान शेख मुजिबुर रहमान की हत्या कर दी गई। परिवार के बाकी लोगों की भी हत्या कर दी गई। करीब 50 साल पहले सैन्य तख्ता पलट में मुजिबुर रहमान समेत उनके परिवार के 18 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मुजिबुर रहमान की 2 बेटियां शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना को छोड़कर सभी को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि वो उस दौरान वहां पर थी नहीं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान की हत्या 1975 के तख्ता पलट का coup का हिस्सा रही। बांग्लादेश की सेना के कुछ बागी अफसरों का मुजिबुर रहमान की हत्या में हाथ बताया जाता है। बांग्लादेश में शेख मुजिबुर रहमान की हत्या के बाद सालों साल तक हिंसक झड़प जारी रही। मुजीब की हत्या आवामी लीग के उनके साथी भी उसमें शामिल बताए गए, और इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1977 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जनरल जियाउर रहमान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। साल 1981 में जर्मनी से बांग्लादेश लौटकर शेख हसीना ने अपने पिता की पॉलिटिकल लेगेसी को, राजनीतिक विरासत को संभाल लिया। जिस घर से बंगबंधु ने कभी बांग्लादेश की आजादी का बिगुल फूंका, वही घर उनके और उनके परिवार के लिए कब्रगाह बन गया। एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने भावुक होकर अपने पिता की हत्या की पूरी दास्तां बयां की। ये बताया कि कैसे बुरे वक्त और हर जरूरत के वक्त भारत देश मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। 1975 में जब शेख हसीना ने अपने पूरे परिवार को खो दिया, उस वक्त भारत ने ही उन्हें शरण दी थी। 1971, when war started, my father was arrested. I was
my mother was in custody, me too, and I was expecting my first baby. But I thanks to India government, India people, India, they supported our, War of Independence. war of liberation. They not only supported war of liberation, also they gave shelter our refugees all. Then comes 1975. It was so suddenly it happened. Only 15 days ago, my sister and myself, we left the country. Then 15th August in the morning, we heard this news, but we couldn't believe it. It was really unbelievable that any Bengali could do it. And still we didn't know what really happened, only there was a coup, and then we heard that my father was assassinated, but we didn't know that all the family members were,